अब दोस्तों साल आता है 2013। अब यूएसए इस फाइट में एंटर करता है और वो प्रोटेस्टर्स के ग्रुप एफएसए को सपोर्ट करता है। जब दोस्तों एफएसए फ्री सीरियन आर्मी जो कि डेमोक्रेसी चाहती थी इसमें, उनको सपोर्ट करने उतर जाता है। हालांकि यूएसए ने ये कहा कि हम किसी इस्लामिक संगठन को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, जैसे कि आईएसआईएस देखो यार, मारे कत्लेआम करते हैं। अब जैसे आप तालिबान को देखो, उन्होंने कितना कुछ किया यार, मतलब मासूम बच्चों को मार देते थे। तो इस मतलब यूएसए ने बोल दिया कि भाई देखो, हम प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करेंगे लेकिन हम उन्हें नहीं सपोर्ट करेंगे जो धर्म के नाम पे खून खराबा कर रहे हैं। जैसे तो सुनिएगा, धर्म के नाम पे खून खराबा करने वालों को। अब जैसे प्रोटेस्टर्स अपना डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब रिलीजियस एंगल मिलता है किसी भी प्रोटेस्ट को तो प्रोटेस्ट बर्बाद हो जाता है। यही चीज़ हुआ था वहाँ पे। यूएसए ने कहा कि हम एफएसए को सपोर्ट कर रहे हैं। अब एफएसए को सपोर्ट मिलने के बाद अल असद की सरकार बहुत गुस्से में आ जाती है। 2013 अगस्त का महीना होता है। इस मॉडर्न युग में पहली बार अल असद ने केमिकल वॉर कर दिया, वो भी अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इस केमिकल अटैक में करीबन माना जाता है 700 से 1000 के आसपास बच्चे, बूढ़े, जवान मारे गए। उनकी क्या गलती थी भाई? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, ला देते हैं यार, सीधे सीधे केमिकल अटैक कर देते हैं। अब इसके बाद पूरी दुनिया गुस्से में हो जाती है अल असद के खिलाफ कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, केमिकल वॉर कैसे कर सकते हैं, ये तो मतलब हमारे नियम का उल्लंघन है, ह्यूमन राइट का उल्लंघन है। अब जब ये बात उस समय यूएस में जो सरकार थी ओबामा की, ओबामा को ये बात मालूम चली। ओबामा ने कहा कि हम अल असद पे हमला करना चाहते हैं। उस समय यूएस के पार्लियामेंट ने कहा कि हम इसकी आपको परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम अफ़गानिस्तान और इराक में जंग लड़ रहे हैं और हमारी अरबों डॉलर्स हर बार खर्च होती है, तो हम और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे बर्बाद करने को लेकर। अब यहाँ पे यूएसए के पार्लियामेंट ने साफ साफ कह दिया कि हम जंग नहीं चाहते, जंग में हमारे पैसे जाएंगे, उनका मैटर समझो। जो कि कुछ हद तक यूएसए के लोगों के हिसाब से देखो तो ठीक था, अगर हम मानवता के हिसाब से देखें तो भी ठीक था, वरना अगर यूएसए उस समय कूदता तो और भी ज़्यादा मतलब तबाही हो सकती थी। तो पार्लियामेंट ने अच्छा फैसला लिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रशिया ने पूरी दुनिया के गुस्से को शांत करने के लिए जाती है असद की सरकार के पास, और रशिया कहता है उनसे, देखो भाई, तुमने जो केमिकल हमला किया है ना, वो मैं खुद कहता हूँ कि तुमने गलत किया, और जितने भी केमिकल हथियार जो सीरियन गवर्नमेंट के पास रहता है, अल असद के पास, वो कहता है तुम OPCW को सौंप दो। OPCW एक ऐसी संस्था है जो कि दुनिया में केमिकल्स को कंट्रोल करती है, कहीं कोई ज़्यादा हथियार ना बना दिए रख ले। तो उस समय अल असद ने अपनी सारी हथियार को OPCW को ट्रांसफ़र कर दिया, और कोई भी हथियार उस समय केमिकल हथियार नहीं थी, और इसकी वजह से 2013 में OPCW को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। इसके बाद OPCW को जब दे दिया जाता है तो पूरी दुनिया कहती है अब आगे से मत करना, मतलब एक चेतावनी देके वहीं पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब दोस्तों इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग ईयर आता है साल 2014। अलकायदा से अलग होकर एक संगठन बनती है जिसका नाम रखा गया ISIS। अब जो कुर्द थे वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, और जो एफएसए थी वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी। एफएसए जो फ्री सीरियन आर्मी थी, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे थे कि सरकार आप बस गिर जाओ आप सरकार से, और हमें अपनी सरकार बना दे तो हम इलेक्शन करके सरकार बनाएंगे। अब इन दोनों पे हमला कर दिया ISIS ने। ISIS एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, बच्चों को मार देता है, लड़कियों को मार देता है। भाई कहते हैं ना कि क्या बताऊं यार ISIS के बारे में। जो ISIS के लड़ाके रहते हैं ये कुर्द और एफएसए पे हमला कर देते हैं, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर ही हमला कर देते हैं। और ISIS क्यों ऐसा कर रहा था? ISIS के पीछे यहाँ पे ये मकसद था कि वो इस्लामिक कानून लाना चाहते थे, शरिया लॉ, जैसा कि आपने तालिबान लाया है जो अफ़गानिस्तान में, जिसके से बेटियों की क्या हाल हुई है वो बयां करना मुश्किल है, बच्चों का पढ़ना लिखना मुश्किल कर दिया। वही सेम सोच ISIS भी रखता है। वो चाहता था कि मैं सीरिया में शरिया लॉ लगा दूं जैसे आज तालिबान अफ़गानिस्तान में कर रहा है, और इसकी वजह से ISIS ने बहुत बड़ा यहाँ पे युद्ध खड़ा कर दिया, प्रोटेस्टर्स को ही मारना शुरू कर दिया, लोगों को ज़िंदा जलाने लगे, लोगों को ज़िंदा काट देते थे। ऐसा ऐसा जुल्म की खबरें 2014 में आई थी, आपने भी समाचार में सुना होगा उस समय। सितंबर 2014 यूएसए में एक सवाल उठता है कि अगर ISIS को नहीं रोका गया तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को खा सकता है दीमक की तरह, जिसकी वजह से यूएसए ने बॉम्बिंग करने का फैसला किया। एक से एक प्लेन भेजे और ISIS के ऊपर हमला किया, लेकिन ISIS को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर गया।
साल 2015 आता है। अब जो युद्ध था वो बल अशद की सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच में था, लेकिन अब वो युद्ध चेंज चुका था, वो बल अशद की सरकार और आईएसआईएस के बीच में हो चुका था। अब बल अशद की यहाँ पे सपोर्ट में रशिया ने आईएसआईएस के ऊपर जम की बमबारी की, पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा कहते ना दिल से काम करना, दिल से रशिया ने वहाँ पे काम किया और सरकार को सपोर्ट करते हुए आईएसआईएस को पूरा चिथड़ा उड़ा दिया था उस समय। किसके सपोर्ट में? असद के सपोर्ट में दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात आप मानिए चाहे ना मानिए, अब यूएसए ने प्लेन भेजा या रशिया ने प्लेन भेजा, जब ये प्लेन जाती थी तो ये नहीं पूछती थी कि जहाँ मैं बम गिरूंगा वहाँ एक इंसान आम आदमी रहता है या एक आतंकवादी। वो सिर्फ गिर के फटना था, जिसकी वजह से बहुत मासूम मारे जाते हैं, जिसकी वजह से 2016 में यूएसए और रशिया आमने सामने आते हैं और वो एक बिल एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि अब हम हमला नहीं करेंगे, सीज फायर यहाँ पे कहते हैं हम नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, दोनों फिर वही अपना अपना रवैया शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिरकार अब सीरिया को देखते हैं, सीरिया का हुआ क्या है करंट टाइम में। अभी करंट टाइम में यूएसए और रशिया दोनों रुके हुए हैं और सीरिया 5 भागों में बट चुका है। आइए जानते हैं। सीरिया को पहला भाग जो है वो एफएसए कंट्रोल करता है, कुछ हिस्से सीरिया की आईएसआईएस के कंट्रोल में हैं, कुछ हिस्से सीरिया में सीरियन गवर्नमेंट के हाथ में, असद के हाथ में है, कुछ हिस्से सीरिया के यहाँ पे कुर्द लोगों के हाथ में हैं जो अपना देश बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब ये एरिया हमारा हो गया और हम इसे अपना देश घोषित कर चुके हैं, कुर्दिस्तान। और कुछ एरिया अल नुसरा जैसे संगठनों के पास हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे हुआ ये कि प्रोटेस्टर्स के ज़रिए शुरू किया और उसमें रिलीजियस तड़का मिल गया, उसमें कुछ बाहर के लोगों ने इन्वेट किया अपने अपने मकसद से। चाहे हम कुर्स को देखते हैं, चाहे आईएसआईएस को देखते हैं, चाहे अलकायदा संगठन को देखते हैं, इन्होंने मिल बांट कर सीरिया के कई टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या पूरा कंक्लूज़न निकलता है। करीबन अभी के करंट टाइम में 6 लाख से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लाख से भी अधिक लोग इंजर्ड हो चुके हैं इस पूरे मामले में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, सब कुछ होता है। कंक्लूजन पे आते हैं, अगर क्या हो सकता था कि ये सीरिया का वॉर रुक सकता था। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी वजह बनी सीरिया की इस हालात की तो वो थी भूखमरी, बेरोज़गारी और जो बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम्स होते हैं वो, इसके वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अगर सरकार प्रोटेस्ट के दौरान गिर जाती तो इतना आगे तक मामला नहीं आ पाता, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ ना, बल अशद अगर 2010 में रिज़ाइन कर दिए होते तो इतना कुछ आगे मैटर जाता ही नहीं, ये सिंपल सी बात है। और दूसरा, जब प्रोटेस्ट एक धार्मिक जंग में बदल जाए तो वो देश को जला के रख देती है। दोस्तों ये था हमारा वीडियो सीरिया को लेकर, हमने इसकी हिस्ट्री बताई, आसान से आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, चैनल के लिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।